आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक नया वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो भजन गाते नजर आए। दरअसल विधानसभा चुनाव लड़ रहे कैलाश विजयवर्गीय इन दोनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसी दौरान वो नरसिंह वाटिका में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। बताया गया कि ये कार्यक्रम आसाराम के समर्थकों की ओर से आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने ये भजन गाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो राहुल गांधी की शादी और दूसरे मुद्दों पर विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आए। कहा जा रहा है कि वीडियो अजय मिश्र के करीबियों ने ही शूट किया था। कभी तो छलिया लगता है, कभी तो जोकर लगता है। अरे ऐसा है ना? यूपी वडोदरा में एक गरबा कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने एक नियम बनाया जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल वहां पुरुष प्रतिभागियों को तभी एंट्री मिलेगी जब उनके माथे पर तिलक लगा होगा। इसके लिए बाकायदा वहां एक बड़े बोर्ड पर ये नियम भी लिखा गया है। आयोजकों के मुताबिक हिंदू धर्म में तिलक का काफी महत्व होता है, लिहाजा जब कार्यक्रम स्थल पर गरबा खेलने के लिए लोग पहुंचे तो उनमें आस्था का भाव और बढ़े, इसलिए ये नियम बनाया गया। के बिना एंट्री नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बॉयज को तिलक लगाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का एक प्रयोग है। ये संदेश है सबको कि ये जो हिंदू है वो डांडिया खेल सकता है और बहुत मन से खेले, और जो भी हिंदू है वो सपोर्टिव रहे सोसाइटी के लिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ब्राजील के फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो भी नवरात्र के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने एक दुर्गा पंडाल में हाजिरी लगाई और मां की आरती उतारी। इससे पहले उन्होंने R10 नाम से अपनी फुटबॉल एकेडमी का उद्घाटन भी किया। साथ ही वो सीएम ममता बनर्जी से मिलने उनके घर भी गए। पंजाब के अमृतसर में अकाल तख्त साहिब में एक अहम बैठक हुई जिसमें बठिंडा के एक गुरुद्वारे में हुई समलैंगिक जोड़ी की शादी पर बड़ी कार्रवाई की। वहां की गुरुद्वारे की कमेटी को भंग कर दिया गया। साथ ही इसके 4 सदस्यों को ब्लैकलिस्ट करने का भी फैसला हुआ। इतना ही नहीं, आजकल मशहूर हो रही डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। इसमें समंदर या झील किनारे आनंद कारज यानी सिख धर्म के हिसाब से शादी करवाने पर रोक लगा दी गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गाड़ी चलाते हुए सड़क पर रोमांस के खतरनाक नुमाइश से जुड़ी है। ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें कपल बाइक पर सरेआम रोमांस करते नजर आते हैं। वो इस बात से बेपरवाह होते हैं कि उनकी इस हरकत से सड़क पर गुजर रहे दूसरे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है या खुद उनके लिए मुश्किल हो सकती है। एक नया वीडियो हैदराबाद का है जिसमें एक कपल कार की सनरूफ पर बैठकर प्यार की नुमाइश करता दिखा। यह हरकत नियम और कानून के खिलाफ है, इसके लिए सजा हो सकती है। साथ ही ऐसा करते हुए हादसे का भी डर है, इसलिए जरूरी है कि युवाओं को आगाह करने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन ऐसे खुलेआम प्यार से डरने की जरूरत है क्योंकि यहाँ मसला सड़क पर सुरक्षा का जो है। चकरा देने वाली ये तस्वीर हैदराबाद की है जिसपे कपल गाड़ी के सनरूफ पर बैठकर रोमांस करता नजर आ रहा है। न तो इन्हें ट्रैफिक नियमों की फिक्र है और न आसपास से गुजरते लोगों की चिंता। गाड़ी मजे में चल रही है और दोनों एक दूसरे से फिल्मी स्टाइल में प्यार जता रहे हैं। साथ में गुजर रहे किसी शख्स ने अपने फोन से ये वीडियो बना लिया और फिर देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। किसी ने हैदराबाद पुलिस को टैग कर सवाल पूछ लिया कि अनसेफ ड्राइविंग और लोगों को असुविधा पहुंचाने के लिए इन पर एक्शन कब होगा। कार्रवाई जब होगी तब होगी। फिलहाल इस जोड़े को देखिए जो नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए आराम से गाड़ी की छत पर इजहार मोहब्बत में मगन है। सवाल है कि अगर इस दौरान कोई हादसा हो जाए तो? असल में ये पहला मामला नहीं है।
सोशल मीडिया और रील्स की दीवानगी वाले दौर में ऐसी सनक आए दिन दिखाई देती है, लेकिन ये खतरनाक है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको ये बताते हैं कि इस तरह चलती गाड़ी पर खुलेआम रोमांस करने पर किसी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चलती कार के मामले में ऐसी लापरवाही दिखाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो मुख्य रूप से खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित है। इसके तहत जुर्माना हो सकता है। यदि लापरवाह ड्राइविंग के चलते सड़क पर दूसरे लोगों के जीवन को खतरा होता है तो अधिनियम में कम से कम 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 294 के तहत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करने पर केस दर्ज हो सकता है। यही नहीं, आईपीसी की धारा 336 के तहत जान जोखिम में डालने के मामले में भी केस दर्ज हो सकता है। लेकिन जाहिर है नियम कानून को कुछ लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। यूपी में हापुड़ का ये वीडियो कुछ दिन पहले का है। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर ये नवविवाहित जोड़ा बाइक पर खुलेआम रोमांस करता नजर आया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई। इसके बाद ये साहब बाइक की टंकी पर अपनी पत्नी को बिठाकर कुछ इस तरह निकल गए। खैर, ये वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा और उन्होंने अश्लीलता फैलाने की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने भी 8,000 रुपए का चालान काटा। लेकिन सवाल है कि कानून के खिलाफ जाकर ऐसी हरकत करने की जरूरत आखिर क्या है। कुछ महीने पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में पहले कपल को स्कूटी पर रोमांस करते देखा गया। फिर लखनऊ में एक लग्जरियस कार के सनरूफ ग्लास को हटाकर रोमांस करता हुआ कपल भी वायरल हुआ। इस कार के पीछे चल रही कार में बैठे किसी शख्स ने इन दोनों की वीडियो बनाई। हैरत की बात नहीं कि ये वीडियो भी वायरल हो गया और पुलिस ने एक्शन लिया। पर मुश्किल ये है कि कार्रवाई के बावजूद कुछ युवा बाज नहीं आ रहे। जगह छत्तीसगढ़ हो सकती है या राजस्थान, शहर कोई भी हो सकता है, जयपुर, अजमेर या गाजियाबाद। बाइक पर खुलेआम रोमांस के एक जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें पुलिस या ट्रैफिक पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। समझना जरूरी है कि सड़क पर ऐसी हरकत से न सिर्फ बाइक या कार चलाने वाले की जान खतरे में पड़ सकती है, बल्कि आसपास से गुजर रहे लोगों के साथ भी हादसा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सख्ती दिखाने के साथ ही ऐसे स्टंट से होने वाले नुकसान के बारे में युवाओं को बताया जाए और सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गाड़ी चलाते हुए सड़क पर रोमांस की नुमाइश कानूनी तौर पर गलत है। ऐसा करने वालों के खिलाफ किस मामले में केस दर्ज हो सकता है, इसे हमने समझा एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह से। बीते कुछ दिनों में इस तरीके के बहुत सारे मामले आ रहे हैं और जरूरत है कि पुलिस ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो पब्लिक न्यूसेंस फैला रहे हैं, इस तरीके के वल्गर कृत्य कर रहे हैं, जो कि देश की युवा पीढ़ी को न सिर्फ एक गलत संदेश दे रही है, बल्कि बहुत सारे लोगों को जो अब रास्ते में अगर आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर खड़े होकर, तो बहुत सारे लोगों को असुविधा भी हुई होगी। इसमें जो है इंडियन पीनल कोड के तहत जो धाराएं हैं जिनमें इनको सजा हो सकती है, एक तो जो रश ड्राइविंग का भी इन पे मामला बनेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं गाड़ी का सनरूफ खोल के, तो गाड़ी ऑब्वियसली कोई नहीं चला रहा होगा, तो रश ड्राइविंग का इस पे केस बनेगा 279, जिसमें मैक्सिमम 6 मंथ की पनिशमेंट होती है। 290 और 291 के तहत जो पब्लिक न्यूसेंस आप अगर फैला रहे हैं, पब्लिक न्यूसेंस अगर आप फैला रहे हैं पब्लिक में, तो पहली बार में तो आपको सिर्फ फाइन होता है, लेकिन अगर आप दूसरी बार या अन्य कई बार ऐसे मामलों में भी पाए जाते हैं तो उसमें भी 6 महीने की सजा है। दूसरा, अगर आप ऑब्सीन इस तरीके के ऑब्सीन कृत्य कर रहे हैं, इस तरीके की वल्गर एक्टिविटी पब्लिक प्लेसेस में कर रहे हैं, तो आईपीसी 294 के तहत इसमें एफआईआर इन पे दर्ज होनी चाहिए और जिसके तहत 3 महीने की सजा होती है। तो कुल मिलाकर ऐसे मामलों में जो मैंने बताया कि आईपीसी 268 के तहत सजा होती है, जिसमें 290 और 291 के तहत इसमें सजा का प्रावधान है। जो आईपीसी का प्रोविजन है वो 268 है, लेकिन जो सजा का प्रोविजन है वो 290 और 291 में है। 279 रश ड्राइविंग का और 294 जो ऑब्सीन इस तरीके के कृत्य आप फैला रहे हैं उसके लिए सजा होती है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इस पर मंगलवार को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया और उसके गर्भ में पल रहे 26 हफ्ते के बच्चे को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि इस बच्चे का गर्भपात नहीं होगा बल्कि उसे जन्म दिया जाएगा। एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रूण स्वस्थ है। साथ ही अदालत ने कहा कि माता पिता की इच्छा के मुताबिक बच्चे को जन्म के बाद उसे गोद दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने चुनाव के लिए अपना नामांकन भर दिया। रमन सिंह के अलावा 3 और बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। राजनांदगांव में ही गृहमंत्री अमित शाह ने एक सभा भी की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया। दरअसल पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश हुई, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और दूसरी जगहों पर भी बर्फबारी हुई। इस बीच लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर मनाली के पास बर्फबारी के बीच फंसे कई वाहनों को बीआरओ ने रेस्क्यू किया। यूपी के नोएडा में निठारी कांड के मुख्य आरोपी बनाए गए मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। अब जल्दी पंढेर की जेल से रिहाई हो सकती है। जिन केस में बरी किया गया उनमें मोनिंदर को सेशंस कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बरी करने का फैसला सुनाया। कानपुर, कर्नाटक और दिल्ली समेत देश भर में आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान लगभग 94 करोड़ रुपए नकदी और 8 करोड़ रुपए का सोना जब्त करने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि 55 से ज्यादा जगहों पर ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर ये छापेमारी हुई। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने दिल्ली कैंट में सेना से जुड़ी एक परीक्षा दी। दरअसल पायलट टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। ऐसे में उन्होंने कैप्टन से मेजर के पद पर प्रमोशन को लेकर ये परीक्षा दी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद बवाल शुरू हो गया। कुछ उम्मीदवारों के नाम पर कार्यकर्ताओं को विरोध है, यहां तक कि उनके खिलाफ धरना दिया जा रहा है। दूसरा मामला इंडिया गठबंधन का है। अब चर्चा है कि कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी नाराज है। टिकट को लेकर तनातनी के बीच कांग्रेस को अपनी जीत की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस की लिस्ट आने के साथ ही बीजेपी ने उसकी हार का ऐलान कर दिया है। लिस्ट देर से आई तो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में सब कुछ दुरुस्त रहेगा, लेकिन कमलनाथ के घर पर ये नारेबाजी बता रही है कि टिकट को लेकर पार्टी में टकराव है। कांग्रेस ने बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ टीवी सीरियल में हनुमान की भूमिका निभाने वाले विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है, लेकिन इसका अच्छा खासा विरोध है। अभी 2 महीने पहले मुंबई से आए हैं और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उनको टिकट मिल गया। तो 18 साल से संघर्ष कर रहा है जमीन पे, उस आदमी का क्या हो? कांग्रेस में आदमी क्यों संघर्ष करे? ये तो बिल्कुल कलाकार वर्सेस कलाकार है और दोनों को मैं सोचता हूँ दोनों की डिबेट करानी चाहिए। समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। इसमें शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे कि वो बड़े कलाकार हैं। कांग्रेस के लिए मसला सिर्फ बुधनी का नहीं है। दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश नायक भी विरोध झेल रहे हैं, जिन्हें बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ टिकट मिला है। कुछ महीने पहले बीजेपी से आए अवधेश नायक कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रहे। 2 महीने पहले जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मलाई खाई है, बराबर सरकार का फायदा उठाया है, वहां पर वो राज्य मंत्री रहा है और आज 2 महीने के अंदर आकर और कांग्रेस का टिकट हमसे छीन के ले जा रहा है। इससे हमारे जो कार्यकर्ताओं ने इसलिए हम धरना दे रहे हैं और वरिष्ठ नेतृत्व को बताना चाह रहे हैं कि यह हमारे साथ नाइंसाफी होगी। कमलनाथ का साफ कहना है कि 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बनाते हुए उम्मीदवार के कामकाज और प्रदर्शन के साथ जाति समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। वो भले ही दावा कर रहे हों कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है। कभी भी सब सहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूँ। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने।
कांग्रेस की सूची में मैं कुछ देखता नहीं हूं, बल्कि हाँ, कांग्रेस की सूची निकलने के बाद जो भगदड़ है वो जरूर देख रहा हूं, जिसका अंदाजा कांग्रेस को भी था और शायद बाकी लोगों को भी था। इसलिए शायद वो 6 महीने पहले की ऐलान करने वाली कांग्रेस कि 6 महीने पहले हम सूची जारी कर देंगे, 30-32 दिन पहले कर पाई है। तो ये उनको अंदाजा था, कांग्रेस के पास कोई तैयारी नहीं। कांग्रेस की लिस्ट पर अकेले बीजेपी हमलावर नहीं, नाराजगी इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी में भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में छतरपुर की जिस सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार को जीत मिली थी, उस पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और दिलचस्प ये है कि कमलनाथ को चुनाव में अखिलेश यादव से मदद की भी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट थी बिजावर, उसमें भी प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो हम तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की मदद के लिए गए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गए, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा मन नहीं दिखाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा मन नहीं दिखाया। हम तो कांग्रेस से कहेंगे कि गठबंधन में बड़ा मन किसे कहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी से सीखिए। टिकट बंटवारे को लेकर एमपी में घमासान कमोबेश सभी पार्टियों में है। बड़े नेताओं के इधर से उधर जाने की अफवाह भी तेज है। और तो और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नाम से इस्तीफे वाली एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हम लोग हमेशा निशाने पर रहते हैं। वो झूठे वीडियो चलाते हैं, झूठे पत्र लिख देते हैं, हमारे बयानों को एडिट करके चला देते हैं, तो उसके तहत ये था। इसी तरह एमपी के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, वहीं बीजेपी खेमे में नामांकन शुरू हो गया है। हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव से बीजेपी के रमन सिंह ने पर्चा भरा। नामांकन रैली में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है, जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। एमपी हो या छत्तीसगढ़, दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद तय है कि चुनावी घमासान और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मिजोरम में भी चुनावी घमासान तेज है, जहां प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। 2 दिन के दौरे में पहले दिन राहुल गांधी ने आइजॉल में 2 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसके बाद राजभवन के पास एक रैली को संबोधित किया। अपनी रैली में राहुल गांधी ने मणिपुर में हुई हिंसा और वहां के मौजूदा हालात का जिक्र किया और इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। Amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स से 116 अंक गिरकर 66,167 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंक फैसला, ये 19,732 पर पहुंचा। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 243 अंक गिरकर 66,039 पर आ गया था। दिल्ली में सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम गिरे। सोने की कीमत में 350 रुपए की गिरावट रही। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,150 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत भी 300 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 74,000 रुपए पर पहुंची।
फेस्टिव सीजन के लिए ऑडी की नई कार भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने ऑडी S5 स्पोर्टबैक का प्लेटिनम एडिशन लॉन्च किया है। इसमें लेजर लाइट टेक्निक के साथ मैट्रिक्स LED हेडलाइट है। इससे रात के समय अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। ये डिस्ट्रिक्ट ग्रीन और मिथोस ब्लैक 2 कलर में बाजार में उपलब्ध है। इसकी कीमत 81,57,000 रुपए बताई जा रही है। लैपटॉप बनाने वाली ताइवान की टेक कंपनी एसर भारत में ई स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके मॉडल का खुलासा किया। एसर की MU-VI 125 4G ई स्कूटर को लेकर उनका दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 80 किलोमीटर की रेंज देगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन EV स्टार्टअप ई-बाइक गो करेगी। ये एसर EV की लाइसेंस कंपनी है। भारतीय बाजार में इसे जल्दी ही उतारा जाएगा। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। IAS अधिकारी बनने का ख्वाब लेकर देश के कोने कोने से हजारों छात्र दिल्ली आते हैं। UPSC की परीक्षा पास करने के लिए यहां के कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। इनमें से कुछ कामयाब होते हैं और कुछ वापस लौट जाते हैं। ऐसे में छात्रों को जीत का मंत्र देने के लिए मेरठ के सचिन जैन, जो 2 बार UPSC परीक्षा क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और दिल्ली में कोचिंग संस्थान खोला ताकि छात्रों को सही मार्गदर्शन मिल सके, उनके सपने पूरे हो सके। ये छात्र IAS अफसर बनने का सपना लेकर चले हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली आए हैं ताकि इस सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा को पास करके अपने और अपने परिवार का सपना पूरा कर सके। और इनके सपनों को पूरा करने की जिद लेकर चले हैं मेरठ के सचिन जैन, जो खुद 2 बार UPSC क्लियर कर चुके हैं और दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर नौकरी भी कर चुके हैं। लेकिन अब सचिन सरकारी नौकरी छोड़कर उन छात्रों के सपनों में रंग भर रहे हैं जो दूर दराज के गांवों, कस्बों और शहरों से यहां IAS बनने का सपना लेकर आए हैं। जब तक कोई इंसान UPSC हॉल में UPSC के इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा है, तो एक मिथ जो मार्केट में या स्टूडेंट्स के बीच में एक रूमर्स फैलती है, उस रूमर्स की वजह से, उस मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन की वजह से काफी स्टूडेंट्स गलत राह पे चलते हैं। तो अगर आप उन लोगों से सलाह ले रहे हो, अगर आप उन लोगों से सीख रहे हो जिन्होंने उस प्रोसेस को, उस ग्रूलिंग प्रोसेस को खुद चल के देखा है और पास किया है। भाई UPSC में 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अगर वो तीनों स्टेजेस किसी ने की है तो वो आदमी आपको इतना अच्छा गाइड करेगा कि आपको पहली ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। सचिन का दावा है कि महज 3 साल में ही उनके संस्थान से करीब 70 बच्चों ने UPSC की परीक्षा पास की है। यहाँ से तैयारी करके निकले छात्र भी मानते हैं कि सचिन के मार्गदर्शन से उनकी राह आसान हुई। UPSC की तैयारी करवाने वाले ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में वो शिक्षक पढ़ाते हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद IAS अधिकारी नहीं बन पाते, लेकिन सचिन के साथ ऐसा नहीं है। आपको थ्रू आउट टॉपर होना चाहिए, ये एक मिथ है। आपको 12 घंटे से ज्यादा पढ़ना चाहिए, ये एक मिथ है। आपको सब कुछ आना चाहिए, ये एक मिथ है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, ये एक मिथ है। आप एक बार उन लोगों को देखिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। वो लोग कम उम्र में, 21 की उम्र में पहले अटेम्प्ट में अगर बने हैं तो उनको सब कुछ नहीं आता है, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है। फिर सिलेक्शन होने का तरीका क्या है? आप उन लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं जिनको आता ज्यादा है पर सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप उन लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं जिनको आता कम है बट सिलेक्शन बार बार हुआ है? मुझे लगता है कि आपको फोकस्ड अप्रोच के साथ सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए जितनी जरूरी विद्यार्थी की अपनी लगन और मेहनत होती है, उतना ही जरूरी होता है उनके लिए सही मार्गदर्शन। विषय के चयन से लेकर परीक्षा की तैयारी तक जो सचिन जैन उपलब्ध कराते हैं। उनके मुताबिक यहाँ गरीब मेधावी बच्चों को फीस में भी सहूलियतें दी जाती हैं। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के ललित कला अकादमी में मेंटल हेल्थ को लेकर कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहे लोगों की मनोदशा समझाने की कोशिश की है। इनमें से तेजश्री मिश्रा की 20 फीट लंबी पेंटिंग सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। उन्होंने इस पेंटिंग को डियर डायरी नाम से
प्रदर्शित किया है। इस 20 फीट की पेंटिंग को बनाने में उन्हें 5 साल का वक्त लगा। हालांकि यहां उनकी 50 से ज्यादा पेंटिंग हैं। ये एक तरीके से मेरा खुद का रिप्रेजेंटेशन है कि मैं कैसे मेरा दिमाग चलता है, कैसे मैं इमोशंस फील करती हूँ। तो कई पेंटिंग्स में आप देखेंगे 2 चेहरे हैं या तो फिर 2 से ज़्यादा चेहरे हैं, 2 से ज़्यादा आंखें हैं, क्योंकि मेरे लिए चेहरे और आंखें सबसे ज़्यादा इमोशंस बयां करती हैं। तो उस हिसाब से जब मैं ज़्यादा फील करती हूँ, जब मैं खुद ज़्यादा खुश होती हूँ या ज़्यादा दुखी होती हूँ, बट वो दोनों साथ साथ हो रही होती है मेरे साथ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो पेंटिंग में मैं एक ही तरीके से दिखा सकूं। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। आज का मुद्दा बॉस से जुड़ा है। बॉस की बात इसलिए क्योंकि हर साल 16 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन वर्ल्ड बॉस डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में अमेरिका से हुई। फिलहाल यहां बात करेंगे उन क्वालिटीज यानी कि गुणों की जो कि बॉस को बेस्ट बनाती है। विजय गैलप और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की साइकोलॉजिकल और एचआर रिसर्च के आधार पर बॉस के कुछ गुणों की लिस्ट तैयार की गई है। इनमें पहली क्वालिटी डेमोक्रेटिक होना, यानी कि अच्छा बॉस वो होता है जो सबकी सलाह मशवरा लेकर बराबरी से काम करता है। इसके साथ ही बॉस को अपनी टीम को लेकर विजनरी, खुश मिजाज और मददगार होना चाहिए। यही नहीं, बॉस को अपनी टीम को मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए। बॉस बनने के लिए आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट के साथ ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट भी होना जरूरी है। बेहतर ईक्यू रखने वाला बॉस अपने कर्मचारी के मन की बातें, उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करता है, जबकि तेज आईक्यू वाला बॉस तत्काल जवाब की उम्मीद रखता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बॉस तेज आईक्यू वाले बॉस के मुकाबले अपने कर्मचारियों से 37% बेहतर काम ले सकता है। अच्छे बॉस के अंदर लाइफ कोच की भी क्वालिटी होती है, जो लंबे अनुभव की वजह से उसे अपनी टीम के लिए गुरु की भूमिका में लाती है। एक अच्छा बॉस अपनी टीम को काम करने की आजादी देता है, उन्हें नया करने की कुछ छूट देता है। एक अच्छे बॉस की निशानी ये भी है कि वो मुश्किल वक्त में सबसे आगे खड़ा रहे और गलतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहे। साइकोलॉजिकल एचआर रिसर्च के मुताबिक बॉस को वर्क प्लेस में तारीफ और आलोचना में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। इससे माहौल बेहतर बना रहता है। और अच्छे बॉस में एक खूबी ये भी होती है कि वो अंदर से सहारा देकर बाहर से चोट करे और अपनी टीम की गलतियां निकालता जाए। तो ये सारी खूबियां मिलकर ही एक बॉस को बेस्ट बनाती है। हमने बॉस वर्ल्ड डे पर कुछ वर्किंग लोगों से बात की और बॉस को लेकर उनका नजरिया समझने की कोशिश की। एक बॉस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने के लिए, किसी भी फील्ड में। तो बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, इसी से दोनों की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर ये दिन बहुत अच्छे से मनाएंगे तो रिलेशन उनका बहुत अच्छा बनेगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड होंगे उनके। ये चीज जो है अमेरिका से ट्रेंड शुरू हुआ था 1962 में। तो दिस इज जस्ट टू मेक द कोर्डियल रिलेशनशिप्स बिटवीन द बॉसेस एंड देयर एम्प्लॉइज। सो रादर देन सेइंग समवन अ बॉस इन पर्टिकुलर, आई विल से कि एक लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल हम 2 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक तरफ तो एक लीडर है विजय माल्या बॉस, एक तरफ एक लीडर है नंदन नीलेकनी या फिर जेआरडी टाटा। एक की कंपनी कहां से कहां तक पहुंच गई है और दूसरे की कंपनी कितना ज्यादा डाउन जाके उनका अपना भी नाम खराब हो गया है। तो इससे यहां से पता लगता है कि एक बॉस का और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर का एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर या किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर कितना ज्यादा तगड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप देखो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो उसके जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो कलेक्टिव एफर्ट्स के बिना कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। जैसे अगर हम एक टीम की भी बात करते हैं तो टीम में सबके एक रोल डिफाइन होते हैं। अल्टीमेटली हम एक इंसान को बॉस का दर्जा देते हैं, बट उस टीम में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सब की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपना एक कल्चर होता है, अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, और उस कलेक्टिव एफर्ट के बेसिस पर ही वो टीम भी अपने गोल्स अचीव करती है और अल्टीमेटली लॉन्ग रन में जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं वो भी तभी अचीव हो पाते हैं। अब नए तरीके और तकनीक से कटा चालान। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली।
इसरो ने ये ऐलान कर दिया कि मिशन गगनयान किस समय लॉन्च होगा। उसने बताया कि ये टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होगी। ये लॉन्चिंग सिर्फ टेस्ट फ्लाइट है, यानी इसमें कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा। पहली टेस्टिंग के बाद इसके 3 और टेस्ट मिशन होंगे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अलग तरीके से 800 लोगों के चालान काट दिए। दरअसल मकसद था सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर नकेल कसने का। परिवहन विभाग ने राजधानी के 4 पेट्रोल पंप पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, यानी जब तक लोग अपनी गाड़ी में तेल डलवाते तब तक कैमरा उनके नंबर की प्लेट का फोटो खींच लेता। नंबर प्लेट के फोटो आने के साथ ही गाड़ी की कुंडली भी खुल जाती और पता चल जाता कि गाड़ी का पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट है भी या नहीं। अब ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो परिवहन विभाग ने फैसला किया है कि वो 4 से बढ़ाकर 25 पेट्रोल पंप पर अब ये जांच करेगा। खबर है कि व्हाट्सएप पर एक और नया फीचर जल्द जोड़ा जाएगा। इसकी मदद से अब व्हाट्सएप कॉलिंग और सिक्योर होगी। अभी ये फीचर कुछ ही यूजर्स को मिल रहा है। कुछ बदलाव के बाद इसे सभी यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार को जाएंगे इजराइल। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां के विदेश मंत्री बोई थानसन समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर भारत वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर स्टैंप भी जारी की गई। वहीं जयशंकर के इस दौरे में सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका के वॉशिंगटन में भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। दावा है कि यह भारत से बाहर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है। बारिश के बावजूद इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस प्रतिमा को मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। इजरायल ने गाजा में आम नागरिकों को निकलने के लिए कुछ घंटे के लिए हमले रोक दिए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि उन्होंने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। इस दौरान उनसे हमास के हमले की निंदा करने को कहा गया। साथ ही बाइडेन ने बताया कि उन्होंने अब्बास से ये भी बयान जारी करने को कहा कि फलस्तीन के लोगों का नेतृत्व हमास नहीं करता। वहीं बाइडेन की अपील के बाद महमूद अब्बास ने ऐसा ही बयान जारी किया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारों में शामिल निक्की हेली ने इजरायल हमास जंग पर अहम सवाल उठाया। उन्होंने कतर, लेबनान और दूसरे अरब देशों को लताड़ लगाई और पूछा कि अब ये देश क्यों नहीं गाजा के बच्चों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने कहा कि ये देश इसलिए मासूम लोगों को नहीं आने देना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनकी जांच नहीं कर सकते। हेली के मुताबिक हमास को अरब देश अपने पड़ोस में नहीं रखना चाहते। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए आई है गुड न्यूज। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच से पहले बांग्लादेश टीम की मुश्किल बढ़ गई। दरअसल उनके कप्तान शाकिब अल हसन का खेलना भी तय नहीं है। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक मंगलवार को प्रैक्टिस सेशन के बाद इस पर फैसला होगा। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में शाकिब की मांसपेशियां खिंच गई थीं। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा से चेन्नई में उनके घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान सोमनाथ ने बताया कि प्रज्ञानंदा युवाओं के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ भी काम करेंगे, यानी अंतरिक्ष विज्ञान भी युवाओं में लोकप्रिय हो, इसे लेकर प्रज्ञानंदा उन्हें प्रेरित करेंगे। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए गुड न्यूज है। क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक गेम्स 2028 के लिए शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बाद आईसीसी ने भी इसको मंजूरी दी थी। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। क्रिकेट के अलावा 4 और खेल लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए शामिल किए गए। सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में विराट कोहली का मोम का पुतला लगाया गया। इस पर खुद कोहली ने भी खुशी जताई। उन्होंने मैडम तुसाद म्यूजियम और अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर की मुश्किल बढ़ सकती है। खबर है कि आईसीसी टीम इंडिया के साथ हुए मैच के बाद दिए गए उनके बयान की समीक्षा करेगी। इसमें उन्होंने वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच को द्विपक्षीय सीरीज जैसा बता दिया था। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।